सुजानगढ़ से है, जहां पर सुजानगढ़ में बसंत पंचमी के अवसर पर रात्रि को बाटियां महफिल में होली धमाल का शुभारंभ हुआ, जहां रसिया चंग मंडली द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने चंग धमाल के माध्यम से देशभक्ति और राजस्थानी गीतों की शानदार प्रस्तुतियां पेश की। बसंत पंचमी से शुरू होकर होली तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिदिन रात्रि को 2 घंटे से अधिक समय तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से निरंतर जारी है और क्षेत्र में पारंपरिक लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने का कार्य कर रहा है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसका भव्य आयोजन किया गया। होली तक ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। देशभक्ति और राजस्थानी गीत जो है यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। सुजानगढ़ में बसंत पंचमी से ये कार्यक्रम शुरू होता है। तो होली धमाल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य आयोजन किया जाता है। भीनमाल से खबर है, जहां एसोसिएशन भीनमाल का शपथ ग्रहण समारोह गर्मामय वातावरण में नाहर बैंक्वेट में संपन्न हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को विधिवत शपथ दिलाई गई। समारोह में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं की उपस्थिति रही। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव सहित समस्त नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल रहे, और जबकि अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र साहू विशिष्ट अतिथि और अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश महेंद्र सिंह टाक अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य चुनाव अधिकारी सैयद अजमत अली ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रघुनाथ सियाक, सचिव एडवोकेट श्रवण ढाका सहित पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। तो भीनमाल बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने इस दौरान शपथ ली है। बार बेंच समन्वय से मजबूत होती है न्याय व्यवस्था। नाहर बैंक्वेट में हुआ बार एसोसिएशन का आयोजन। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में मौसम ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने और आसमान से बादल छटने के साथ ही यहां पर हाड़ कपा देने वाली सर्दी का दौर शुरू हो गया है। बीती रात तापमान में आई भारी गिरावट ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। कड़ाके की ठंड का असर सुबह होते ही साफ दिखाई दिया। नक्की झील एवं पोलो मैदान के आसपास के मैदानों और घास के मैदानों पर बर्फ की सफेद परत बिछी दिखाई दी। होटलों और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों की छतों और विंडशील्ड पर ओस की बूंदें कांच की तरह जम गई हैं, जिन्हें सुबह लोगों ने खुरच कर हटाया है। वहीं आपको बता दें कि स्थानीय निवासी और पर्यटक सुबह की शुरुआत अलाव जलाकर कर रहे हैं। बिना भारी ऊनी कपड़ों और हीटर के घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। एक तरफ जहां पर्यटकों के लिए ये बर्फीला नज़ारा काफी रोमांचक है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो कल हुई बरसात के बाद जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लुढ़क गया है, और माउंट आबू में आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है उस पर देखिए बर्फ़ की परत पड़ी हुई नज़र आ रही है, और लोग जो है खुरच कर हटा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं माउंट आबू से। दीपक, ये कल बरसात हुई है, उसके बाद जो है टेम्परेचर काफी ज्यादा लुढ़क गया है, तो कैसा मौसम है फिलहाल अभी माउंट आबू का? जी, मौसम का देखें तो जैसे ही कल मावठ की बारिश हुई है, वो भी अच्छी मात्रा में बारिश होने से और हवाएं चलने से मौसम एकदम बदल गया। और जहां शाम को हवाएं जब रुकी है तो लगभग नजारा ये था कि रात को 10:30-11 बजे ही मैदानी इलाकों और पहाड़ों के ऊपर बर्फ जमना शुरू हो गई थी। रात को 11 बजे का जो तापमान था वो लगभग -4.5 डिग्री था, और देर रात का तापमान -7 डिग्री रहा है। इसी के चलते सुबह 9 बजे तक जो गाड़ियां खड़ी थी या जो मैदानी इलाके थे उनमें बर्फ की अच्छी खासी परत देखने को मिल रही थी। जी मानसी, अगर पर्यटकों की बात की जाए तो ऐसा मौसम यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा हो गया है,
तो कैसा, मतलब क्या पर्यटकों का आगमन ज्यादा शुरू हो गया है? वीकेंड है और साथ में 26 जनवरी यानी 3 दिन की छुट्टी है, तो अवकाश का पूरा आनंद लेते हैं पर्यटक। और ऐसे मौसम को देखने के लिए ही पर्यटक माउंट आबू आता है, और जहाँ बर्फबारी देखने के लिए शिमला मनाली जाला होता है, तो ये जमी बर्फ और एकदम ठंडा जो मौसम है, इसका आनंद लेने के लिए निश्चित रूप से पर्यटक काफी अच्छी संख्या में माउंट आबू आ रहे हैं। हालांकि अभी के मौसम के बारे में कहा जाए तो हल्की गुनगुनी धूप निकल रही है, तो गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। जहाँ रात में कड़कड़ाती सर्दी थी, माइनस में टेम्परेचर था, वहाँ अभी का जो तापमान है वो लगभग 20 डिग्री के आसपास है। लेकिन धूप में और बादलों के असर की वजह से कुछ सर्दी का एहसास है, लेकिन इसी का आनंद लेने के लिए पर्यटक अच्छी संख्या में गुरु शिखर, अचलगढ़ या कहे देलवाड़ा, नक्की जी लेक जी, पर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली देश को संबोधित कर रहे हैं। कमांडेड करने वाली है। आज के रोजगार मेला की दूसरी विशेषता ये कि लगभग 14.6% शेड्यूल्ड ट्राइब उम्मीदवार, यानी रिजर्वेशन की दर से दुगनी तादाद। और ये भी इसलिए हुआ कि गत 11 वर्षों में आपने अनुसूचित जनजातियों को लेकर के विशेष ध्यान दिया है। अंत में केवल इतना कहना है कि आज जबकि हर योजना की रचना करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को सामने रखा जाता है, तो यही वो युवा है आय नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले, जो सन 2047 में अपने करियर और ऊर्जा की चरम सीमा पर होंगे। और जब भारत का शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा तो दुनिया इनकी मिसाल दे करके ये कह सके कि यही वो विकसित भारत है जो मोदी जी से प्रेरित युवाओं के सामर्थ्य और उनकी क्षमता का शाहकार है। इसी कामना के साथ एक बार पुनः आपका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमारी युवा शक्ति को भारत के विकास में भागीदारी के रोज नए अवसर मिल रहे हैं, और आज का ये रोजगार मेला एक बार फिर युवाओं की कड़ी मेहनत और सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश लाया है। इस अवसर पर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं 18वें रोजगार जो मेला है उसको लेकर। ये वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आज 18वां रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 61,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम शामिल हुए हैं। पीएम नव नियुक्त युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। भारत की युवा शक्ति। जब भारत रनवे और रेल कॉरिडोर बनाता है तो उससे जुड़ा होता है युवा सामर्थ्य। जब भारत डिजिटल बनता है तो युवा टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाते हैं। जब भारत मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप्स में आगे बढ़ता है तो युवा इनोवेशन उसकी बुनियाद बनती है। पिछले 11.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को अभूतपूर्व उड़ान देने के लिए एक के बाद एक लगातार योजनाएं बनाई गई और युवाओं को अवसरों से व रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है। अवसरों की इसी श्रृंखला का अहम घटक बनकर उभरा है रोजगार मेला। रोजगार मेले के माध्यम से जहां युवाओं को राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने का अवसर मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके जोश और स्किल्स से सरकारी तंत्र में भी नई ऊर्जा का सृजन हुआ है।
आज एक बार फिर रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश भर से चयनित 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इन युवाओं को गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई जैसे महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां दी जा रही हैं। इन विभागों से जुड़कर युवाओं के हौसलों को नई उड़ान और पहचान मिलेगी। रोजगार मेला युवा शक्ति और राष्ट्र के बीच एक मजबूत सेतु है। रोजगार मेले से जुड़कर युवा कर्म योगी के रूप में बन रहे हैं प्रगति के प्रहरी, सेवा के स्तंभ और विश्वास के प्रतीक। ये नौकरी भर ही नहीं, ये देश सेवा का यज्ञ है। रोजगार मेला, युवाओं की निरंतर प्रगति, विकसित भारत की गति शक्ति। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वो कृपया रिमोट का बटन दबाकर 61,000 से अधिक नियुक्ति पत्रों के वितरण के इस अभियान का शुभारंभ करें। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि रोजगार मेले के इस अवसर पर वे अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित करें। सभी युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। साल 2026 का आरंभ आपके जीवन में नई खुशियों का आरंभ कर रहा है। इसके साथ ही जब वसंत पंचमी कल ही गई है, तो आपके जीवन में भी ये नई वसंत का आरंभ हो रहा है। आपको ये समय संविधान के प्रति अपने दायित्वों से भी जोड़ रहा है। संयोग से इस समय देश में गणतंत्र का महापर्व चल रहा है। कल 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया और अब कल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। फिर उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। आज का दिन भी विशेष है। आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इनविटेशन लेटर है। ये विकसित भारत के निर्माण को गति देने का संकल्प पत्र है। आप में बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे, तो कई युवा
हमारी सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकारी भर्तियों को भी कैसे मिशन मोड पर किया जाए, इसके लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी। बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। इसी मिशन का और विस्तार करते हुए आज देश के 40 से अधिक स्थानों पर यह रोजगार मेला चल रहा है। इन सभी स्थानों पर मौजूद युवाओं का मैं विशेष तौर पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। साथियों, बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज देश में करीब 2 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। इनमें 21 लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया, ऐसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से ग्रो कर रही है। इसमें भी युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। मेरे युवा साथियों, आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत दुनिया की एकमात्र बड़ी इकोनॉमी है जिसने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है।
और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर। साथियों, आज भारत एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं और वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक सेक्टर्स में भारत के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में 6 गुना वृद्धि हुई है। 6 गुना। आज ये 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की इंडस्ट्री है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट भी 4 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर्स में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में 2 व्हीलर की बिक्री 2 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये दिखाता है कि देश के लोगों की खरीद शक्ति बढ़ी है। इनकम टैक्स और जीएसटी कम होने से उन्हें अनेक लाभ हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के इस आयोजन में 8,000 से ज्यादा बेटियों को भी नियुक्ति पत्र मिले हैं। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं स्टार्टअप्स और एमएसएमई की बात करूं तो आज बहुत बड़ी संख्या में विमेन डायरेक्टर, विमेन फाउंडर्स है। हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गांवों में काम कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं नेतृत्व कर रही है। साथियों, आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमईज को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा होगा। नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया है। साथियों, आज जब रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है, तो मैं आपको भी इसी विषय में एक काम सौंपना चाहता हूं। आप याद कीजिए, बीते 5-7 साल में कब कब आपका सरकार से किसी न किसी रूप में संपर्क हुआ है?
कहीं किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ा हो, किसी और माध्यम से संवाद हुआ हो और आपको इसमें परेशानी हुई हो, कुछ कमी महसूस हुई हो, आपको कुछ न कुछ खटका हो, जरा ऐसी बातों को याद करिए। अब आपको तय करना है कि जिन बातों ने आपको परेशान किया, कभी आपके माता पिता को परेशान किया, कभी आपके यार दोस्तों को परेशान किया, और वो जो आपको अखरता था, बुरा लगता था, गुस्सा आता था, अब वो कठिनाइयां आपके अपने कार्यकाल में आप दूसरे नागरिकों को नहीं होने देंगे। आपको भी सरकार का हिस्सा होने के नाते अपने स्तर पर छोटे छोटे रिफॉर्म करने होंगे। इस अप्रोच को लेकर के आपको आगे बढ़ना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको ताकत देने का काम जितना नीति से होता है उससे ज्यादा स्थानीय स्तर पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी की नीयत से होता है। आपको एक और बात याद रखनी है, तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के इस दौर में देश की जरूरतें और प्राथमिकताएं भी तेजी से बदल रही है। इस तेज बदलाव के साथ आपको खुद को भी अपग्रेड करते रहना है। आप आई गॉड कर्मयोगी जैसे प्लेटफॉर्म का जरूर सदुपयोग करें। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में करीब 1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारी आई गॉड के इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर खुद को नए सिरे से ट्रेन कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। साथियों, चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ हमें काम करना है। आप भी करते रहिए। एक बार फिर आपके जीवन में ये जो नई वसंत आई है, ये नया जीवन का युग शुरू हो रहा है और आप ही के माध्यम से 2047 में विकसित भारत बनने वाला है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।